पांडुरंग ने 3 साल मुंबई में मजदूरी की, परिवार की जिम्मेदारियां और बेटी की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत की। लेकिन जब वो घर लौटे तो जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसे सोचकर भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। घर लौटे तो देखा रघु घर पर कब्जा कर चुका था और सबसे ज्यादा ताज्जुब उन्हें तब हुआ जब अपनी ही बेटी सोनाली ने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी। कुछ दिन तक पांडुरंग खामोशी से सब सहते रहे और किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर एक दिन रघु ने सख्त शब्दों में कह दिया, पापा जाओ काम कर लो, वरना मुफ्त की रोटियां यहाँ नहीं मिलने वाली। पास में बैठी सोनाली भी उनसे कहने लगी, पापा ये ठीक कह रहे हैं, इतनी महंगाई में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, आपको अब कुछ करना चाहिए। ये सुनकर वो अपने कमरे में चले गए। उस रात पांडुरंग को ये बात बुरी तरह सताती रही। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ अपमान और अफसोस की कसक थी। सुबह होते ही वो चुपचाप घर से निकल गए। जेब में 1 रुपया तक नहीं था। भूख से पेट ऐंठने लगा तो मजबूरी में कचरे के ढेर से कुछ खाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कचरे से कुछ उठाया उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्हें जेल में इंस्पेक्टर महादेव ने जेलर दिलीप से पूछा। कुछ बताया इसने? नहीं साहब, जब से आया है ऐसे ही बैठा है, न किसी से बात करता है न ठीक से खाना खाता है। दिलीप ने कहा, बहुत कोशिश की है पर मुंह ही नहीं खोलता। महादेव बोले, इसे समझा दो, इसकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं अपने तरीके से जबान खुलवाना जानता हूँ। कोई मुलाकात करने आया था इससे? नहीं साहब, कोई नहीं आया। महादेव ने सलाखों के पीछे देखा। पांडुरंग कोने में जमीन पर बैठे थे, नजरें झुकी थीं और उन्होंने एक मुट्ठी भींच रखी थी। उस मुट्ठी में क्या था किसी को पता नहीं था। महादेव को शक हुआ कि शायद उसी में कोई राज छिपा है, इसीलिए उन्होंने दिलीप से कहा, ताला खोलो। दिलीप ने फौरन आदेश माना। महादेव पांडुरंग के पास जाकर बैठ गया। क्या है तुम्हारी मुट्ठी में? खोलो इसे। पांडुरंग चुप थे और कोई जवाब नहीं दिया। महादेव ने फिर जोर से कहा, बताओ क्या है इसमें? पांडुरंग बोले, कुछ नहीं है। महादेव ने पूछा, तो फिर बताने से डर क्यों रहे हो? सच क्या है? पांडुरंग बोले, मैंने कभी इनकार नहीं किया, जो सजा देनी है दे दीजिए। महादेव थोड़ा नरम पड़ते हुए बोले, देखो पांडुरंग, तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हुए प्यार से पूछ रहा हूँ, मुट्ठी में क्या है बता दो। अगर सच ना बताया तो हमें अपनी भाषा में ही सच निकलवाना आता है। इतने में पांडुरंग ने अचानक अपनी दूसरी मुट्ठी खोली और उसमें दवा कागज मुंह में डाल लिया। महादेव कुछ समझ पाते उससे पहले ही पांडुरंग ने वो कागज चबा लिया। महादेव को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी उम्र देख रहा हूँ, वरना जो तरीका आता है वो अपना लेता जब पता चलता तुम्हें। पांडुरंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महादेव साहब, बहुत कुछ सह चुका हूँ, अब आपकी भी कोशिश देख लूंगा। महादेव को उस 60 साल के बूढ़े इंसान पर पहले तो तरस आया, फिर दिल ही दिल में अफसोस भी हुआ। उन्होंने कहा, रात को तुम्हें फिर याद दिलाऊंगा और इस बार तुम बच नहीं पाओगे। अगर सच नहीं बताया तो ऐसी सजा मिलेगी कि सोच भी नहीं सकते। पांडुरंग धीमे से बोले, मर तुम्हें कब का गया साहब, बस अब तो एक जिस्म बचा है जिसके मिटने का अफसोस नहीं। महादेव सलाखों के बाहर आ चुके थे। उन्होंने दिलीप से कहा, खास नजर रखो इस पर, रात को इसका इंतजाम करना होगा। पांडुरंग ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। दूसरी ओर एक छोटी सी बच्ची की दुनिया उजड़ चुकी थी। पापा पापा, मम्मी को क्या हुआ है, वो बात क्यों नहीं कर रही? 8 साल की सोनाली अपने पापा से लिपटकर रोते हुए पूछ रही थी। पांडुरंग अपनी मासूम बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे, मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। ये सुनते ही सोनाली जोर जोर से रोने लगी थी। उस समय पांडुरंग ने जैसे तैसे करके संभाला और उनका अंतिम संस्कार कराया। मौत को 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में सोनाली ने न तो कुछ खाया न कुछ पिया। पांडुरंग खुद भी बुरी तरह टूट चुके थे। एक दिन उन्होंने समझाते हुए सोनाली से कहा, बेटा खाना खा लो, भूखी रहने से तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाएगी। मगर बेटी की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। 2 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा और जैसे तैसे जब उतरा तो भी उसने कुछ खाया नहीं। पांडुरंग उसे कमरे में बिठाकर प्यार समझा रहे थे, बेटा खाना नहीं खाओगी तो और कमजोर हो जाओगी, बीमार पड़ जाओगी, मेरी बात मानो, थोड़ा खा लो। इसी बीच संध्या कमरे में आई। भैया, सोनाली ने कुछ खाया या नहीं? उन्होंने पूछा। पांडुरंग ने गहरी सांस ली और थके लहजे में बोले, नहीं संध्या बहन, इसने तो एक निवाला भी मुंह में नहीं लिया। बहुत परेशान हूँ, इसे अब मैं मुंबई साथ लेकर नहीं जा सकता और यहाँ इसे अकेला किसके पास छोड़ूं? इसकी तबीयत भी इसकी माँ के जाने के बाद से बिल्कुल सही नहीं है।
संध्या ने बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना इसकी बुआ, मैं इसे अपने बेटी की तरह सीने से लगा कर रखूंगी। पांडुरंग कहने लगे, संध्या बहन आप तो जानती हैं ये मेरी पूरी कायनात है, इस वजह से इसके बारे में हर समय फिक्रमंद रहता हूँ। उनकी बात सुनकर संध्या मुस्कुराई और बोली, कहने लगी, आप क्यों फिक्र करते हैं भैया, ये मेरी भतीजी है और आप तो जानते ही हैं मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, मैं इसे अपनी बेटी की तरह सीने से लगा कर रखूंगी, आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये सुनकर पांडुरंग की आंखों में नमी आ गई। शुक्र है बहन, आपने तो मेरी सारी फिक्रमंदी दूर कर दी, मैं इसके खर्चे के पैसे आपको भेजता रहूंगा, बस इसकी पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया आप क्यों फिक्र करते हैं भैया, आपको ही बताऊंगी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं हूं इनके साथ। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। पांडुरंग के जाने का समय आ गया, उन्हें वापस मुंबई जाना था। सोनाली उनसे लिपटकर बहुत जोर जोर से रोने लगी, पापा मत जाओ ना, मम्मी भी छोड़कर चली गई, अब आप क्यों जा रहे हो, मुझे नहीं रहना किसी और के पास, मुझे अपने साथ ले चलो ना। पांडुरंग की आंखें भर आईं, उन्होंने बेटी को गोद में उठाया और धीरे से समझाने लगे, बेटा मैं वहां पर दिन रात की ठोकरें खाकर मेहनत करता हूँ, किराए का एक छोटा सा कमरा है जिसमें कई और आदमी साथ रहते हैं, वहां तुम्हें नहीं रख सकता, वहां की हालत तुम्हारे लायक नहीं है। फिर उन्होंने उसका माथा चूमा और कहा, तुम्हारी आंटी तुम्हें बहुत प्यार देंगी, बेटा तुम क्यों घबरा रही हो। संध्या भी आगे आई और सोनाली को गले लगाकर बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी, अब अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है ना। संध्या ने सोनाली को संभाला और पांडुरंग फिर से मुंबई लौट चुके थे। एक बार फिर वही थकावट भरा काम शुरू हो गया था। उन्होंने वो घर जिसमें पहले परिवार के साथ रहते थे किराए पर दे दिया था और उसी किराए की रकम संध्या के पास पहुंच जाती थी, जिससे वो सोनाली की फीस समय पर जमा कर सके। पांडुरंग को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी ताकि अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे सके। हर तीसरे दिन वो संध्या के घर फोन करते और सोनाली से बात करते। जब भी बात होती तो सोनाली खुशी से कहती, पापा आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, उन्होंने मुझे गुड़िया भी ला दी है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर पांडुरंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती और दिल को सुकून मिलता कि उनकी बेटी सही हाथों में है। संध्या ने सच में उसे अपनी बेटी की तरह पाला, उसे किसी चीज की परेशानी नहीं होने दी। काम बढ़ता गया तो पांडुरंग अब हफ्ते में एक ही बार कॉल कर पाते थे, लेकिन हर बार सोनाली की बातें उन्हें जीने की ताकत देती थीं। वो अपनी आंटी की खूब तारीफ करती थी, आंटी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, अपने साथ लेकर चलती हैं, रात को कहानी भी सुनाती हैं और बहुत प्यार करती हैं। इन्हीं बातों में 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन फिर धीरे धीरे पांडुरंग को कुछ बदलाव महसूस होने लगे। अब जब वो फोन करते थे तो संध्या कहती थी कि अभी सुनारी सो रही है, स्कूल से आई है, थकी हुई है, आप कहो तो जगा देती हूँ। पर पांडुरंग कहते, नहीं बच्ची सो रही है तो आराम करने दो। अब सोनाली सिर्फ 15 दिन में एक बार अपने पापा से बात कर पाती थी। हर बार वो वही कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। समय यूं ही गुजरने लगा। पांडुरंग हर साल एक मोटी रकम सोनाली के खर्चे के लिए भेजते थे, लेकिन संध्या कहती थी कि भाई ये बच्ची कोई गैर थोड़ी है, मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, इसके खर्चे मेरे लिए बोझ थोड़ी हैं। आप क्यों इतनी बड़ी रकम भेज देते हैं? तो पांडुरंग मुस्कुराकर कहते, कुछ पैसे बेटी के नाम पर जमा कर दो, जब इसकी शादी की बारी आएगी तो इसी रकम से दहेज बनेगा और जो कुछ बच जाए तो घर के खर्च कर लेना। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त का काम भी बहुत अच्छा नहीं है। संध्या के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मंगल 18 साल का और छोटा बेटा दिलीप 14 साल का था। दिलीप पढ़ाई में तेज था, लेकिन मंगल ने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। सोनाली को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी मंगल की ही थी। ना तो वो अपने पापा की दुकान पर बैठता और ना ही उसका मन पढ़ाई में लगता था। उसका ज्यादातर समय आवारा लड़कों के साथ बीतता था। संध्या अपने बड़े बेटे से बहुत परेशान रहने लगी थी। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। उनके पति गोविंद हलवाई की दुकान पर काम करते थे और महीने में मुश्किल से 15 से 20 हजार ही कमा पाते थे, जिससे घर का गुजर बसर ही हो जाता था और पांडुरंग के भेजे हुए पैसों से सहारा लग जाता था। घर उनका खुद का था, बस इसी का थोड़ा सुकून था।
संध्या को यहाँ तक कि उनका छोटा बेटा भी पांडुरंग के पैसों से ही पढ़ रहा था। धीरे धीरे संध्या का ध्यान सोनाली से हटने लगा, क्योंकि जब बात अपने बच्चों की आती है तो अक्सर गैर ही रह जाते हैं और अपने बच्चों की खातिर इंसान दूसरों पर थोड़ा बहुत जुल्म कर ही जाता है। एक बार मंगल की लड़ाई मोहल्ले के लड़कों से हो गई। मंगल ने भी उन्हें बहुत मारा और उन लड़कों ने भी मिलकर मंगल की बुरी तरह पिटाई कर दी। लड़ाई खत्म होने के बाद जब वो घर लौटा तो उसके मुंह से खून बह रहा था, सर फटा हुआ था। ये देखकर संध्या घबरा गई और रोने लगी। ये क्या हाल करवा कर आए हो तुम? किससे भिड़ गए हो तुम? सोनाली भी मंगल की हालत देखकर डर गई थी। मंगल गुस्से में तमतमाया हुआ था। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें, उस लड़के का कत्ल कर दूंगा। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? इतना कहकर वो किचन में गया और वहां से तेज धार वाला चाकू निकाल लाया। ये देखकर संध्या की जान हलक में आ गई। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। मंगल, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जेल हो जाएगी, फांसी तक की सजा मिल सकती है। पागल मत बनो, चाकू नीचे रखो। बड़ी मुश्किल से संध्या और उसका छोटा बेटा दिलीप मिलकर मंगल से चाकू छीना। मंगल का गुस्सा बेकाबू था, उसकी आंखों में जुनून सा सवार था। संध्या ने उसे धक्का देकर सोनाली के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जिस कमरे में वो बंद था, सोनाली वहीं कमरा इस्तेमाल करती थी, पढ़ाई भी वहीं करती थी और सोती भी वहीं थी। उस समय संध्या के पास कोई और चारा नहीं था। कमरे में बंद करने के अलावा उन्हें डर था कि अगर मंगल बाहर निकल गया तो कोई खून खराबा ना कर दे। जब गोविंद घर आए और बेटे की करतूतें सुनी तो गुस्से में आग बबूला हो गए और कहने लगे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। पहले ही नालायक था, अब बदमाशी भी करने लगा है। संध्या बोली, लेकिन गोविंद, आप ये भी तो देखिए, मारा तो उन्होंने भी है। देखिए, आपके बेटे का चेहरा, मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून बह रहा है, पूरे चेहरे पर नीले निशान पड़ गए हैं। गोविंद गुस्से में बोले, तुम उसकी बेवजह तरफदारी मत करो, बहुत पछताओगी। उधर सोनाली भी परेशान थी। सुबह उसका पेपर था और तैयारी करनी थी, लेकिन कमरा बंद था और उसकी किताबें अंदर थीं। उसने संध्या से कहा, आंटी, मुझे पढ़ना है, मेरा कल पेपर है। वो 8वीं कक्षा का इम्तिहान दे रही थी। संध्या बोली, बेटा, अगर मैंने कमरा खोला और मंगल बाहर निकल गया तो पता नहीं क्या कर देगा। तुम्हारे अंकल बहुत गुस्से में हैं, कहीं दोनों भिड़ ना जाएं। सोनाली ने फिर कहा, मेरा पेपर है आंटी, मुझे पढ़ना है। लेकिन संध्या ने ध्यान नहीं दिया। तुम मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता। सोनाली परेशान होकर हॉल में बैठ गई और सोचती रही क्या करें और क्या नहीं। रात को जब सब सो चुके थे, सोनाली ने चुपचाप कमरे की कुंडी धीरे से खोली। उसे बस अपनी किताबें लेनी थीं। जैसे ही वो अंदर गई, देखा तो मंगल सिगरेट पी रहा था। पहले तो वो घबरा गई और फिर मंगल को लगा कि उसके पापा अंदर आए हैं। जल्दी से सिगरेट अपने पीछे छुपा ली। लेकिन जब देखा कि सोनाली है तो तेज आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे अपनी किताबें लेनी है, कल मेरा पेपर है। वो डरते हुए बोली, जल्दी से लो, यहाँ से कमरे से बाहर जाओ। मंगल चीखते हुए बोला। सोनाली वैसे ही मंगल से डरती थी। जल्दी जल्दी किताबें उठाईं और बाहर जाने लगी। तभी मंगल बोला, सुनो। उसकी आवाज सुनकर सोनाली रुक गई। जी मंगल भैया, मंगल ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने किसी को बताया कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो याद रखना, इसी सिगरेट से तुम्हें जला दूंगा। तुम मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हो। ये सुनकर सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई और बिना जवाब दिए वो चुपचाप कमरे से निकलकर बाहर आई और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। सुबह जब स्कूल जाना था तो उसे मंगल के पापा गोविंद ने ही छोड़ने गया, क्योंकि मंगल अभी भी कमरे में बंद था, वरना हमेशा ही वो स्कूल छोड़ने जाता था। रास्ते भर वो सोनाली को डराता धमकाता रहा और कहता था, तेज तेज चलो, कठपुतलियों की तरह क्यों चलती हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। सोनाली चुपचाप सहती रहती थी, क्योंकि उसकी आंटी यानी संध्या का व्यवहार उससे बहुत अच्छा था। उस दिन उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर एक और झगड़ा हो गया। गोविंद ने गुस्से में कहा, मंगल, आज से तुम गैराज में काम करोगे, गाड़ी ठीक करना सीखो, अब घर पर नहीं रहोगे। मंगल बोला, मैं नहीं जाऊंगा। उसके पापा ने सख्ती से कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो इस घर से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाऊंगा। 20 साल का हो गया है और मैं हजारों की मेहनत करता हूँ।
मंगल बोला, पांडुरंग अंकल जो पैसे भेजते हैं वही नहीं चलाते तुम्हारा घर। ये सुनकर संध्या और सोनाली दोनों चुप रह गईं और घर की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगीं। मंगल बोला, हैं, उसी से तो सब लोग खाते हैं, तो क्या मेरी 2 रोटियां ज्यादा हो गईं? ये सुनकर उसके पापा गोविंद और ज्यादा भड़क गए और उसे मारने को दौड़े। संध्या ने बीच बचाव करते हुए कहा, धीरे धीरे समझा दूंगी इसे, अभी गुस्से में मत बोलिए। गोविंद बोले, तुम चुप रहो, जो समझाना था वो तो तुम समझा चुकी हो, अब मेरी बारी है। इसके बाद गोविंद ने उसे जबरदस्ती अपने साथ गैराज पर ले जाना शुरू कर दिया। अब मंगल हर रोज वहीं जाता था, लेकिन शाम ढलने से पहले लौट आता था और अक्सर आकर वो अपने आवारा दोस्तों में बैठकर सिगरेट पीता रहता था। हालांकि संध्या चाहती थी कि घर के खर्चे के बाद कुछ पैसे सोनाली के लिए बचा कर रखें, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडुरंग मुंबई में कितनी मेहनत से कमाता था और वो कमाई सिर्फ अपनी बेटी के लिए भेजता था। अचानक 2 साल बाद संध्या के पति गोविंद का निधन हो गया और वो बैठे बैठे विधवा हो गईं। उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और वो फिर कभी उठ नहीं पाए। संध्या बिल्कुल अकेली पड़ गई। मंगल पहले ही लापरवाह था, अब तो उसका बचा कुचा डर भी खत्म हो गया। उसने गैराज जाना भी छोड़ दिया। उसे गाड़ी चलाना और ठीक करना दोनों आता था, लेकिन अब किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। दिलीप अभी कॉलेज में पढ़ रहा था और सोनाली ने 10वीं पास कर ली थी और उसने अपनी आंटी यानी संध्या को हर तरह से संभाला था। गोविंद की मौत के बाद जब संध्या टूट चुकी थी, उस समय सोनाली ने घर का हर जिम्मा बखूबी निभाया। एक दिन संध्या से दिलीप ने कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा और मंगल भैया से कहूंगा कि किसी बंगले में ड्राइवर की नौकरी कर ले, ताकि घर का खर्च आसान हो सके। लेकिन मंगल कहने लगा, क्या जरूरत है नौकरी करने की? अले पांडुरंग अंकल के नाम से किराया आता है और अंकल भी अच्छी खासी रकम भेजते हैं, घर चल जाएगा। ये सुनकर संध्या तड़प उठी, बोली, वो तुम्हारे लिए नहीं भेजते, वो तो अपनी बेटी के लिए खून पसीना बहाकर पैसा भेजते हैं, तुम्हारे लिए नहीं कि तुम ऐश करो। मंगल बिगड़ते हुए बोला, तो क्या हो गया, अगर हम भी खा लेंगे तो अंकल की कमाई में क्या फर्क पड़ जाएगा? हम भी तो उनकी बेटी को अपने घर में पाले हुए हैं, वरना वो लावारिसों की तरह कहीं पड़ी होती। इतना सुनते ही संध्या ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मंगल के मुंह पर जड़ दिया और बोली, खबरदार जो तुमने सोनाली को लेकर एक और शब्द कहा तो। मंगल गुस्से से आग बबूला हो गया, बोला, आप उस पर इतना लाड दिखा रही हैं और मेरे लिए थप्पड़, एक गैर लड़की के लिए मुझे अपमानित कर रही हैं? संध्या रोते हुए बोली, आज जो तुम ये सब कह रहे हो वो उस दिन का नतीजा है जब तुमने गलत संगत पकड़ ली थी। जो बेटा काम से मुंह मोड़ता है वही घर की बर्बादी करता है। इसी बीच पांडुरंग ने फोन किया। वो इन्हीं दिनों मुंबई में किसी इमारत की मरम्मत कर रहे थे और वहीं से फोन किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारे बेटे को कुछ काम मिला या नहीं? संध्या ने सच्चाई बताते हुए कहा, नहीं भैया, वही हाल है। पांडुरंग बोले, अगर कोई जरूरत हो तो बता देना, मैं सैलरी के साथ कुछ और भेज दूंगा। ये सुनकर मंगल हंसने लगा और बोला, जब अंकल खुद कह रहे हैं कि जरूरत हो तो बताना, तो क्यों नहीं बताती? उन्हें कहो ना कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं गाड़ी चलाऊंगा और ड्राइवर बन जाऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। संध्या हैरान रह गई, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? मंगल कहने लगा कि अंकल का मकान बेच दो, उससे सेकंड हैंड गाड़ी ले लेंगे। संध्या गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मकान पांडुरंग ने मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ा है, वो उनकी अमानत है, मैं उसे कैसे बेच दूं? मंगल हाथ जोड़ने लगा, मम्मी, मैं गैराज में काम नहीं कर सकता, आप जानती हैं मुझे किसी की डांट सुनना मंजूर नहीं। अगर आप कह दें तो अंकल खुद मान जाएंगे। फिर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे? एक न एक दिन तो आएंगे ही ना, फिर क्या करेंगे? उन्हें सहारा चाहिए होगा। संध्या का मन भी दुविधा में पड़ गया। बोली, मैं बिना भाई से पूछे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती, उन्होंने साफ कहा था। थोड़ी देर चुप रहकर बोली, जब पांडुरंग वापस आएंगे तो उन्हें घर चाहिए होगा, वो अपनी बेटी के साथ कहाँ रहेंगे? फिर उसकी शादी भी करनी है। संध्या बोली, लेकिन मंगल ने बहुत रिक्वेस्ट की तो वो मजबूर होकर मान गई और बोली, मेरा घर है ना, क्या मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूंगी? तुम ऐसा करो कि मकान उनके नाम से ही समझो, जैसे ही तुम कमाने लगो मैं कमेटी डाल दूंगी और जब तक वो लौटेंगे तब तक मैं एक अच्छे इलाके में उनके लिए घर खरीद लूंगी, लेकिन मैं पहले इस बात की इजाजत भाई से लूंगी। उसी समय उन्होंने पांडुरंग को फोन किया और सब मामला बताया। ये सुनकर पांडुरंग कुछ देर चुप रहे, लेकिन अपने एहसान तले दबकर उन्होंने कहा, ठीक है संध्या, लेकिन याद रखना ये मेरी आखिरी उम्मीद है, बुढ़ापे में मुझे बेसहारा मत छोड़ देना। संध्या बोली, नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? संध्या बोली, मैं आपकी बेटी को कभी पराया नहीं समझ सकती भैया, आप बेफिक्र रहिए। फिर मंगल ने मकान बिकवाया, एक अच्छी खासी रकम मिली। जब रकम हाथ में आई
तो मंगल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने पैसे सच में आ गए हैं। उसने एक की जगह दो दो गाड़ियां खरीद डाली। संध्या रोकती रही और बार बार कहती रही कि एक बड़ी गाड़ी ले लो और बाकी पैसों से जमीन खरीद लेंगे पांडुरंग भैया के लिए। लेकिन मंगल ने तो माँ की एक न सुनी। उसके सर पे जैसे लालच और ऐश का भूत सवार हो गया था। मंगल ने दोनों गाड़ियां खरीदी और दोनों को किराए पर चढ़ा दिया ताकि उसका खर्च आराम से चलता रहे। बचे हुए पैसों से उसने अपने कमरे में एसी लगवा लिया और ऐश की जिंदगी काटने लगा। अब वो अक्सर नशे की हालत में रहता था। सिगरेट पीना उसकी आदत बन चुकी थी और धीरे धीरे वो अश्लील वीडियो तक देखने लगा था। शक्ल सूरत से ठीक था, इसलिए लड़कियों से दोस्ती भी हो जाती थी। कभी उन्हें घुमाने ले जाता तो कभी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, गिफ्ट देता और फोन पर घंटों बातें करता। वो ऐशो आराम की दुनिया में इतना खो चुका था कि उसे यह याद नहीं रहता था कि वो किसकी मेहनत की कमाई पर जी रहा है। इसी बीच 2 साल गुजर चुके थे। सोनाली 12वीं क्लास पास कर चुकी थी और दिलीप भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसने अच्छे नंबरों से बीबीए कंप्लीट किया और उसे बाहर नौकरी मिल गई। एक दिन उसने अचानक संध्या से कहा, मम्मी, मेरी नौकरी दुबई में लग गई है। सब खर्च वहीं की कंपनी उठा रही है, रहने की भी पूरी व्यवस्था कर दी है। ये सुनकर संध्या को सुकून मिला। चलो, कम से कम मेरा एक बेटा तो कामयाब हुआ। कुछ ही दिनों में दिलीप दुबई चला गया। संध्या के मन में एक और ख्वाहिश पनपने लगी कि दिलीप और सोनाली की शादी करा दूं तो बेटी जैसी बहू घर में ही मिल जाएगी। क्योंकि दिलीप स्वभाव से अच्छा, मेहनती और समझदार था। अब घर में संध्या, मंगल और सोनाली ही रह गए थे। संध्या की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। घर के कामकाज करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। सोनाली कॉलेज में पढ़ाई के साथ घर के सारे काम भी संभाल रही थी। वो रात का खाना बनाती, आंटी को दवाइयाँ देती और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। एक दिन संध्या ने मंगल से कहा, तुमने कहा था कि गाड़ियाँ खुद चलाओगे, लेकिन दोनों गाड़ियाँ तुमने अपने आवारा दोस्तों को थमा दी हैं। वो उनका सत्यानाश कर देंगे। मंगल बोला, तो क्या, वो चलाते हैं और आधा किराया मुझे देते हैं। मेरा जेब खर्च चलता है, और क्या चाहिए। संध्या ने गंभीर आवाज में कहा, ये पैसे तुम्हारे नहीं, ये सोनाली के हैं। एक दिन उसकी शादी होगी, दहेज देना होगा। उसके बाप को मैं क्या जवाब दूंगी। तुमने ही कहा था कि मैं पांडुरंग से घर बिकवाने को कहूं। मैंने तुम्हारी बात मानी और अब तुम ये हरकतें कर रहे हो। मंगल हंसते हुए बोला, तो क्या हो गया, बेटी की परेशानी है, दहेज की टेंशन है, तो ठीक है, मेरी शादी सोनाली से कर दो। आखिर मैं भी तो उसे जानता हूँ, समझता हूँ। वैसे भी वो घर सोनाली का ही ना मादा था। उसका पति चाहे मैं रहूं या कोई और, फर्क क्या पड़ता है। ये सुनते ही संध्या पहली बार जोर से चिल्लाई और बोली, मुंह बंद कर अपना। तो जैसे आवारा से मैं उसकी शादी नहीं कर सकती। मंगल गुस्से में आग बबूला हो गया। बोला, क्या मतलब, मैं तुम्हारा बेटा हूं और मेरे लिए ये सब कह रही हो, बस एक लड़की के लिए। संध्या बोली, मैं अपनी फूल सी बच्ची की जिंदगी तेरे साथ बर्बाद नहीं कर सकती। मंगल गरजते हुए बोला, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, लड़कियां मुझसे बात करने के लिए मरी जाती हैं। संध्या ने हंसकर कहा, दूर से ढोल सुहाने लगते हैं। जिन लड़कियों को तुम समझते हो कि वो तुम पर मरती हैं, मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी उनके पास। देखना कैसी औकात दिखाती हैं तुम्हें। और सुन लेना, एक दिन मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जब तू खुद का पैसा लौटाएगा तब समझ आएगा कि घर चलाना क्या होता है। मंगल तिलमिलाया हुआ बोला, आप जैसी माँ मैंने नहीं देखी जिसे हर समय मुझ में कमी दिखती है। उस दिन के बाद से मंगल का व्यवहार और भी डरावना हो गया था। संध्या हर समय परेशान रहने लगी। रात को लेटे उन्हें नींद नहीं आती थी। सोनाली अब उनके कमरे में ही सोती थी क्योंकि वो मंगल के गुस्से और नज़रों से बहुत डरने लगी थी। एक रात संध्या नींद की गोली खाकर गहरी नींद में थी। मंगल नशे की हालत में लौटा। उसने देखा कि सोनाली भी कमरे में सो रही थी। उसने धीरे से आवाज़ दी, उठो और मेरे लिए एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सोनाली घबरा गई, डरते डरते बाहर निकली। उधर अगले ही पल पांडुरंग की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें बेचैनी होने लगी। नींद में उन्होंने देखा कि सोनाली रोती हुई कह रही है, पापा पापा। पांडुरंग हड़बड़ाकर उठ बैठे। सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीना। पांडुरंग बेकाबू थे, दिल जोर से धड़क रहा था। वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें याद आया कि पिछले 2 महीने से उनकी सोनाली से बात भी नहीं हुई थी। अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। अब उनके बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी। पांडुरंग बार बार संध्या से यही पूछते रहते, बहन, मेरी बेटी के दहेज के पैसे संभाल रखे हैं ना? जैसे ही मैं आऊँगा उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। लेकिन उस रात उन्होंने संध्या को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा। पांडुरंग की बेचैनी बढ़ने लगी क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
बीमार होने पर भी संध्या हमेशा फ़ोन उठाती थी, अपनी तबीयत के बारे में बताती थी और पांडुरंग की फिक्र भी करती थी। लेकिन आज ना कोई जवाब, ना कोई संदेश, ना ही कॉल बैक। पांडुरंग का दिल डूबने लगा। उनके पास मंगल का नंबर नहीं था। उन्होंने संध्या के छोटे बेटे दिलीप को फ़ोन किया तो पता चला कि वो दुबई में है। तब उन्होंने दिलीप से मंगल का नंबर लिया और कॉल किया, लेकिन मंगल भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब पांडुरंग की हालत बुरी होने लगी। सोनाली का रोता चेहरा उनकी आंखों के सामने तैर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी उठें और अपनी बेटी के पास पहुंच जाएं, लेकिन आर्थिक हालात ऐसा करने नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, इस बार सैलरी मिलते ही टिकट लूंगा, अब रहा नहीं जाता, दिल बहुत बेचैन है, बेटी की बहुत याद आ रही है। पर अभी सैलरी आने में 1 महीना बाकी था। दिलीप ने कॉल पर बताया, पांडुरंग अंकल, मंगल भाई तो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मम्मी भी नहीं, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कंपनी वालों ने पैसा लगाया है, जब तक काम नहीं करूँगा वापस नहीं जा सकता। पड़ोस में भी फ़ोन किया तो किसी ने कहा, घर पे ताला लगा हुआ है। ये सुनकर पांडुरंग की बेचैनी अब काबू से बाहर हो गई। वो सोच रहे थे, काश पास में पैसे होते तो वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते। उनका एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। आखिर 15 दिन बाद मंगल का फ़ोन आया और जो खबर उसने दी वो पांडुरंग के होश उड़ा देने वाली थी। उधर से मंगल की आवाज़ आई, मैं मजबूर था अंकल, मम्मी बहुत बीमार हो गई थी। मैं और सोनाली उन्हें लेकर अस्पताल गए थे। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अंत में उन्होंने कहा, मेरे बाद सोनाली अकेली कैसे रहेगी, उसे तेरे साथ शादी करनी ही होगी। बिना शादी के वो कमरे में साथ नहीं रह सकती। हमारी शादी के बाद ही मम्मी ने दम तोड़ा। मैं खुद होश में नहीं था, सोनाली भी शौक में थी, इसीलिए किसी को खबर नहीं दे सका। मैं तब से बीमार हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। आज ही थोड़ा होश आया है तो आपको फ़ोन कर रहा हूँ। ये सुनकर पांडुरंग तो सुन ही रह गए। आंखों से आंसू बहने लगे, गला सूख गया और अफसोस के साथ बोले, मैं संध्या बहन के अर्थी में भी नहीं जा सका। और वो फूट फूट कर रोने लगे। फिर कांपती आवाज़ में पूछा, सोनाली कहाँ है, बात करवा दो। तो मंगल ने सोनाली को फ़ोन दिया। उदासी भरी आवाज़ में बोली, पापा आप मत आइए, मैं ठीक हूँ। अमित अंकल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस आंटी की बहुत याद आती है। वो बोलते बोलते रोने लगी। पांडुरंग ने खुद को संभाला, खुद से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, बस 1 साल और मेहनत कर लूँ, खाली हाथ नहीं लौटूंगा, बेटी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना है। उन्हें क्या पता था कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया वही भरोसा अब डगमगाने वाला है। उधर दुबई में बैठे दिलीप को जब संध्या की मौत और सोनाली की शादी की खबर मिली, वो टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी माँ इतनी बड़ी बात उससे छुपा गई। जब वो गया था तब संध्या ने कहा था कि जब तुम कामयाब होकर लौटोगे तो सोनाली की शादी तुमसे कर दूंगी। उसे सोनाली बहुत पसंद भी थी। वो मासूम, सच्ची थी और उससे 2-3 साल छोटी थी, जबकि मंगल उससे 5-6 साल बड़ा था, गलत आदतों में डूबा हुआ और चरित्र भी ठीक नहीं था। ऐसे लड़के से शादी कैसे कर दी? दिलीप अंदर से टूट चुका था। बहरहाल 1 और साल गुजर गया। इस बीच पांडुरंग की कई बार सोनाली से बात हुई और हर बार वो कहती थी, मैं खुश हूँ, पापा ठीक हैं, आप फिक्र मत कीजिए। 1 साल बाद पांडुरंग लौटे। उन्होंने सोचा शायद संध्या ने ज़मीन खरीद ली होगी, शायद मंगल ने घर भी बनवा लिया हो। अब बेटी के पास नहीं रहूंगा और उसके पति को अपना जीवन जीने दूंगा। ये सब तय कर उन्होंने घर की राह पकड़ी। लंबा सफ़र तय करके जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खोलकर खुद सोनाली आई। दरवाज़ा खुला तो सोनाली सामने थी। पांडुरंग को देखकर वो अक्का बक्का रह गई। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर थकान और बरसों की मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थीं। बरसों बाद अपने पापा को सामने देखकर सोनाली खुद को रोक न सकी और अपने पापा से लिपटकर रोने लगी। पांडुरंग भी इस कहानी का अगला भाग कल देखने को मिलेगा। ऐसी कहानी सुनाने के लिए हमारे कहानी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।